ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिया अनवार और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी शायद आर्ट गैलरी में आई हूं या कोई एग्ज़िबिशन में आई हूं, क्योंकि यहाँ पर इतनी खूबसूरत और बड़ी ही एंटिक कलेक्शन जिसे हम कहेंगे यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जो है किसी एग्ज़िबिशन में नहीं आई हूँ और ना ही ये कोई आर्ट गैलरी है। जी हाँ, ये है स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही बड़े शख्सियत जो आपके और हम सब के बहुत ही फेवरेट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़फ़र मोती साहब के। मैं उनके घर में मौजूद हूँ और ये उनका एक आर्टिस्टिक साइट है जो इस वक्त मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर जो है उन्होंने अपने घर को जो है एक आर्ट गैलरी की शक्ल दी हुई है। और यहाँ पर आते ही ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी आर्ट गैलरी में आ गई हूँ। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ और साथ ही साथ जो है मैं उनसे हम बात भी करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, इस साल के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इस साल को 2024 को, और ये सारी बातें भी करेंगे और साथ में उनके घर का एक टूर भी करेंगे। तो आइए मेरे साथ। आज हम मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब के घर पर और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर चलें, सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एक बार फिर। सर, ज़रा मुझे बताएं कि इतनी आपने माशाल्लाह से इतनी आपके घर की इतनी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब यहाँ पर आई, और ये मैंने शुरू में भी इस बात को कोट किया कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी के घर आई हूँ, ऐसा लग रहा है मैं किसी आर्ट गैलरी में आई हूँ। तो ये वाला जो एक आर्टिस्टिक सेंस है, ये कहाँ से आया आपके पास? देखिए, मुझे पहले से शौक है आर्ट कलेक्ट करने का। मैं दुनिया में जहाँ जहाँ घुमा हूँ वहाँ पर से आर्ट मैंने एक्वायर किया है। और विंटेज गाड़ियों का शौक है मेरा विंटेज फर्नीचर आप देखें विंटेज ही होगा सब जगह। और मैंने गाड़ियाँ भी देखी बाहर, बिल्कुल। तो बुद्धास जमा किए हैं, डिफरेंट बुद्धास मेरे पास से बहुत हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर करने वाले बहुत कम लोग हैं। और मुझे हमेशा ऑक्शंस में भी बुलाया जाता है। बीच में वो सदरुद्दीन हाशवानी अपना इकबाल का कलेक्शन बेच रहा था, वो उसमें मैं कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया। और फिर ये शौकत खानम के डोनेशंस जो होते थे उसमें भी आर्ट काफ़ी बिकता है। फिर ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो एक मैगजीन निकालते हैं आर्ट के ऊपर, तो वो ऑक्शन करते हैं मोहटा पैलेस में पेंटिंग्स। तो वो जब ऑक्शन करते हैं तो उसमें भी हम जाते हैं, तो बिड वॉर चला देते हैं, क्योंकि आप एक बिडिंग करते हो तो आपको देख कर आपके कई कॉम्पिटिटर 10 बिड कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा उनको हो जाता है। और क्रिकेट के जो हैं उसमें पीएसएल जब स्टार्ट हो रहा था तो बैट्स सबके पास, शायद आफरीदी के और इसके उसके, तो वो भी स्टार्ट बिडिंग मेरे से होती थी। तो ये सब चीज़ें आई एंजॉय इट, यू नो। और आप जब इस चीज़ों को देखोगे तो बहुत महंगी नहीं होंगी, लेकिन आपको याद आएगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस टाइम पर इस जगह थे, कि एथेंस में थे या कहीं, कि भाई आपने ये चीज़ ली, या आपने शेक्सपियर की बुक की है पेरिस के अंदर जिसका नाम शेक्सपियर लाइब्रेरी शेक्सपियर, तो उसकी स्टैंप भी खाली लगी हुई उस बुक पर कि ये यहाँ से खरीदी गई है। वो एक मेमोरी बन जाती है कि भाई इस साल हमने ये किताब खरीदी। मेरे पास विंटेज बुक्स भी बहुत हैं, इसमें उर्दू की भी हैं, चार्ल्स डिकेंस के पूरे कलेक्शन हैं, और मेरे वालिद के भी बहुत सी चीज़ें मुझे मिली है। मैं अभी तक रिकॉर्ड प्लेयर बजाता हूँ, जबकि 10,000 गाने यूएसबी पर आ जाते हैं, लेकिन आपकी आदत अगर रिकॉर्ड प्लेयर की है, विनाइल की है, तो आप वही यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे घर के अंदर। अच्छा, बिल्कुल, ये हम अपने नाज़रीन को बिल्कुल दिखाएंगे भी। पियानो का भी शौक है, म्यूजिक वगैरह? जी बहुत है। मैं म्यूजिक में तो आई एम अथॉरिटी ऑन 70s और 80s का ब्रिटिश अंडरग्राउंड म्यूजिक। ये जितना रिकॉर्ड आप देखोगे, ये आप देखें, ये 200 साल पुराना पियानो है। इसको एक्वायर करने में कितनी मुश्किल हुई होगी। ये मैं बॉम्बे से ये पेंटिंग लाया हूँ, तो ये आप समझ लो उनकी एक झगड़ा, उनका कस्टम्स का, और अपने पीआई वाले भी कम तो नहीं है, आपको पता है, शेयर होल्डर होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कम नहीं है, वो तंग करे। अब इसकी फ्रेम के लिए दोनों पर झगड़ा चल रहा था कि ये फ्रेम उसके अंदर से नहीं निकल रही थी। मैंने कहा आप मशीन से चला लो, लेकिन वो ही है ना,
एक ही चीज को बाल क्या खाल की बाल की खाल निकालते बाल की खाल हैं। हाँ, निकालना, बस यही होता है। और ये चीजें लाना ले जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि हर एक समझता है कि भाई ये कोई एंटीक चीज निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई ये एंटीक नहीं है, ये ऐसा है जो सेलेबल वाला है। ये ऐसा नहीं कि गंधारा आर्ट कहीं पर ले गए या मकली का आपने कब्रिस्तान से चोरी किया, इस तरह का नहीं। और वो करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान आधा तो चोरी में निकल गया। थोड़े दिन में पहले कराची म्यूजियम में खुद पकड़े गए जो क्यूरेटर्स थे, जो ये संभालते थे, वो खुद ही जापान भेज रहे थे। इससे एक तो बुद्धा टूट भी गया। तो ये तो पाकिस्तान में तो क्या नहीं होता है। देखें आप, देखिए कोई विंटेज गाड़ी बाहर खड़ी रह गई तो 15 मिनट में वो चीजें निकाल लेते हैं। ऐसे ही है। अब तो मुझे पता चला कि प्लाजा पर लेने भी कोई चीज नहीं जाना, प्लाजा के अंदर ही लूट लेते हैं, जहां से हम कराची की सबसे बड़ी होलसेल की गाड़ियों का। तो ये सब चीजें यू हैव टू एक्वायर द टेस्ट। अगर आप में मूड नहीं है और आप ये म्यूजिक और ये सब समझ नहीं सकते हो तो फिर जीने का ही कोई मजा नहीं है। तो सर ये इतना आर्ट और इस तरह का एक आपका एक थॉट है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जैसी जो है बड़ी, वो कहते हैं ना कि बड़ी, मैं कहूँगी थोड़ा सा खुश्क साइड भी है और बड़ा दिमागी वो भी है। एक साइड आपका इतना ज़्यादा है आर्ट की तरफ जा रहा है और एक तरफ आपका इतना ज़्यादा जो है वो कहा जाए कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक सीरियस टॉपिक की तरफ है, यानी कि जिसमें मईशत भी आ जाती है, हमारे मुल्क की हर चीज़ हम उसमें करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे? पैसे की वजह से। सिंपल, अगर नहीं हो तो आप ये शौक पूरे नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक में नहीं होता और कोई जगह नहीं होता तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया का ये रियलिटी है, ठीक है ना। अब आप रियलिटी को छोड़ के नहीं मैं तो पैशन से कर रहा हूँ, पैशन वैशन कुछ नहीं होता। नोट है तो आप रोलेक्स घड़ी ले सकते हो। कई मरतबा मुझे आपने आज प्रोग्राम में भी पूछा तो AKD हमेशा कहा यार ये तू पुरानी मर्सिडीज में क्यों आता है, ये तेरे पास तो ब्रांड न्यू मर्सिडीज है। तो मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ कि वो उस गाड़ी 69 की मर्सिडीज या 67 की मर्सिडीज में क्या मजे हैं, क्या मेमोरीज है। तो ये जो है बस एक्वायर्ड होता है। अगर किसी का शौक है तो होगा। अब आप देखो कि कितने लोग सातकैन की कैलीग्राफीज जमा करते हैं, रुबायात की बुक्स जमा करते हैं। मेरे खुद के पास MF हुसैन है। तो वो जो है अब उसकी वैल्यू क्या लगेगी, क्या लगाएंगे और किसको समझ आएगी, ये इररेलेवेंट है। ये आप नहीं समझ सकते कि एक घर है लंदन में जिसके पास 200 MF हुसैन है, उसकी एक दीवार ही $200 मिलियन की है। ओह गॉड। तो अब आप कैसे, यानी आप सोचो ना कि उसको और कोई चीज चाहिए ही क्या होगी। अब ज़रा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि आपके ये आर्ट की तरफ आपका बड़ा शौक है और बड़ी आपने बड़ी सच्ची बात की। एक होता है ना अक्सर हम लोग टीवी पे आके बड़ी चीज़ी बातें करते हैं, आपने बड़ी सच्ची बात की कि भाई पैसा है, पैसे की वजह से ये सारे हमारे हैं। अब एक आम इंसान है, उसको भी पैसे चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पुराने हैं उनको पता है कि कहाँ से कैसे निकलना है, क्या करना है। लेकिन जो नए लोग हैं वो उनको नहीं पता होता एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, ये कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। देखिए मेरे एक अंकल था, इंतकाल कर गए हैं। वो इतनी स्पीड में एग्जिट करते थे कि बाय द टाइम हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हो या ले रहे हो, फ्यूचर में ले रहे हो या रेडी में ले रहे हो, वो पता चले कि वो घट गए तो कहे मैंने तो बेच दिया। अब जो बेचने का आर्ट है ना वो बहुत कम लोगों को आता है। फिर हमारे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं, मेंबर्स भी हैं, कि वो जब लगे ना इनको कि अब मुझे निकलना, एग्जिट करना, तो अपने किसी दोस्त को बुला लेते हैं कि भाई आई कांट सेल इट, तुम आकर मेरा पूरा पोर्टफोलियो क्लीन कर दो। तो वो फिर जिगर चाहिए होता है बहुत जबरदस्त किस्म का एग्जिट के लिए। एंट्री तो हर खास वहां मान लेगा, ये तो है। एग्जिट के आर्ट ऑफ एग्जिटिंग है ना, वही सबसे बड़ा मुश्किल है। जैसे आर्ट ऑफ वॉर है ना, सुनजी की किताब है, तो वो भी इसी तरह है कि कौन सी वॉर में किस टाइम कब एंट्री करनी है, कब भागना भी है, पीछे हटना होता है। पीछे हटने में तो पाकिस्तान है ही नहीं, ये तो सीधी तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस में आप देख लो, और फॉलो द लीडर्स होता है। अब एक आदमी इंपोर्ट कर रहा है तो 10 और इंपोर्ट पर लग जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि अभी थोड़े दिन में ये मार्केट फ्लडेड हो जाएगी, फिर माल उनका बिकता नहीं है। अब ये देखें ना, प्रॉपर्टीज में इस दफा बबल जो बना, वो अब बबल
थोड़ा स्लो डाउन हुआ है तो कितनी मुश्किलात आ रही हैं, लोगों ने अपने पैसे उनके फंस गए हैं, क्योंकि वो उसमें आपको कोई डिविडेंड तो मिलता नहीं इस प्रॉपर्टीज पर, और ना अभी वो रेंट पर चढ़ेंगे, और पाकिस्तान खुद का श्रिंक हो रहा है प्रॉपर्टी का बिजनेस, और उसमें जो धमाके होंगे वो बहुत बड़े बड़े धमाके हैं, वो आपको स्टॉक में या कपड़ा मार्केट में, जोड़िया बाजार के आपको धमाके कम लगेंगे। तो ये मार्जिन सेफ्टी कैसे रखें इन्वेस्टमेंट से पहले, ये इस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, मार्जिन तो सिक्योरिटी रखनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अब वो पुराना टाइम नहीं रहा कि माई वर्ड इज़ माई बॉन्ड। तो अब जो आ रहा है ना, इन्होंने नो योर क्लाइंट्स के लिए जो NYC किया हुआ है, वो मेरे ख्याल में इसलिए ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है कि वो भी समझ गए कि अब वो बंदे को आप अगर पूरा टोटल प्रोस्पेक्ट में और उससे मार्जिन नहीं कॉल करोगे या मार्जिन नहीं रखोगे और वो कभी भाग गया तो फिर बड़ी मुश्किलात आती हैं कैपिटल मार्केट में, तो इसलिए मार्जिन कॉल्स तो ज़रूरी है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से मार्केट को इफ़ेक्ट करती है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इंटरेस्ट रेट का एक टूल है जो बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। लेट मी ब्लंट अबाउट इट। और ये जो है फूड सिक्योरिटी नहीं है, और हर रोज़ एक चीज़ जो 100 रुपये की थी वो 150 में ही मिलेगी, और अगर फ्यूल की प्राइसेस कम होती है दुनिया में तो भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, अब तो गैस में भी नहीं मिल रहा है। और ये जो बड़ा अच्छा आजकल के जो मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, उसने कहा कि भाई ये सब आकर आपको इलेक्शन में बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इनसे पूछो कैसे फॉर्मूला कैसे है कि किस तरह गैस सस्ती करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे सही करोगे। तो इन्फ्लेशन को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, और इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाना कि रिस्की बिजनेसेस की जगह लोग फिक्स इनकम में चले जाएं, ये किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सर ये 24 में आपको लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है? डेफिनेटली अच्छा। क्योंकि इंडिकेटर सब ये बोल रहे हैं, जो दूसरे बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स है और ये सब ये बता रहे हैं कि अब ट्रेडिंग जो है उनकी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर हो रही है। सही। सर क्या समझते हैं आप 24 में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जिनमें लोगों को काम करना चाहिए और वो चलेंगे? देखिए, सेक्टर वो सही हैं जो अभी तक बैंकरप्ट नहीं हुए। कई सेक्टर हमारे पूरे बैंकरप्ट हैं, यानी वो ख़त्म हो गए हैं। मुदारबाज, स्पिनिंग, आप सीधा देखोगे लास्ट ईयर डिविडेंड किसने दिया है, उसकी प्राइस क्या है, 4 PE मल्टीपल पर मिल रहा है, 4.5 PE मल्टीपल पर मिल रहा है, तो ले लो, ख़त्म। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। सही। अच्छा सर, IPOs के अंदर जो है मतलब लोग काफ़ी फंसे हुए हैं, आप क्या मशवरा देते हैं कि किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट को लेके चलना चाहिए? देखिए, अब वो स्टक हो गए हैं क्योंकि वो IPOs जब आए थे तो उनका टेक्नोलॉजी की स्पेशली आप बात कर रही हो, वो उसका लार्जर देन लाइफ में फिर जब फंसता है तो इसी तरह फंसता है। फिर हमारे यहाँ कोई बड़ा स्कैंडल होता है कोई भी उस कंपनी के अंदर, तो उसका फिर एंड रिजल्ट नहीं आता कि भाई ये अरबों रुपए कहाँ गए, ये किधर हैं, ये किसने लेकर चले गए, वो सब कुछ भी नहीं पता चलता। जब पता कब चलता है, जब डिफॉल्ट काउंटर पर चली जाती है, और डिफॉल्ट काउंटर से वो ख़त्म हो जाती है। सर अभी वॉर भी है एक, वो कहते हैं ना दुनिया में जंग की सूरत हाल भी है। अगर हम गोल्ड को देखें, ऑयल को देखें तो उनके तो रेट बढ़ने शुरू हो गए, जैसे वॉर होती है ऑयल के रेट तो बढ़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट को आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर ये वॉर, जैसे अभी इराक पे भी उसको भी थ्रेट मिल चुका है, क्या लगता है आपको स्टॉक मार्केट इसमें, जो इंटरनेशनल वॉर में स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा? दुनिया की हर स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट आया है। ठीक है, उधर तो इंडिया में तो ये भी हाल है कि अगर बीजेपी नहीं जीतता है तो भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब ये है कि हमारी मार्केट में जंग अभी दूर है, हमारे लिए जंग दूर है, और हमें तो ये सिर्फ TTP को अगर हम संभाल लें, इस जंग को संभाल लें, तो हमारे लिए वारे नहीं आ रहे, हम लोग बड़ा अच्छा सक्सेस हो जाए। अब थोड़े दिन है, ये वॉर भी ख़त्म होंगी, क्योंकि जैसे यमन ने के ऊपर ब्लेम डाला और बहरा जो है उनके साथ समंदर जो लगता है यमन के साथ, वो $72 से डायरेक्ट जंप किया $80 पर ऑयल ने। तो ये भी एक पॉलिसी लगती है ऑयल को ऊपर लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सही। सर क्या समझते हैं कौन सी टॉप 10 कंपनीज़ हैं आपकी, जो एक वो कहते हैं ना कि आपकी एक एक्सपर्टीज़ में, आप कौन सी टॉप 10 कंपनीज स्टॉक मार्केट में अभी आप कहते हैं जो हैं? ये मैं फ्री में नहीं बताता ऑनेस्टली।
आप एज ए इन्वेस्टर आओगे, हमें हमारे से पोर्टफोलियो बनवाओगे, हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे, ये सब चीज़ें करने के बाद ये पेंटिंग लेंगे। ये टॉप 10 कंपनीज के बारे में अगर आपको जानना है तो यू हैव टू पे, और बिल्कुल तो जो है अगर आप पे करेंगे तो फिर मैं आपको जो है दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है ये आर्ट गैलरी जो है, जो कि आर्ट गैलरी नहीं है, जो कि एक्चुअली में इनका घर है, वो किस तरीके से है। तो इस हवाले से भी है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि अभी जब नई गवर्नमेंट आती है, क्योंकि अभी जो हमारी जो मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उससे सब खुश हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा काम भी किया है, मार्केट ने भी बड़ा जंप लिया, ये एक सवाल ये भी है और एक सवाल भी है। एक सवाल जो मैंने मुख्तलिफ अपने आने वाले प्रोग्राम में जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे, मैं उनसे ये करती हूँ कि ये जो इस वक्त मार्केट तेज़ हुई, क्यों हुई तेज़? हमने कोई नया कोई ऐसा इनोवेशन तो देखा नहीं मुल्क के अंदर, ना कोई चीज़ कम हुई, ना कोई चीज़ मतलब एकदम से कुछ हुआ है, मतलब जो नज़र आता है, ना डॉलर के नीचे गया, ना हमारी इंपोर्ट खुली, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने एकदम से जो है वो जंप मारनी शुरू कर दी। तो ये क्या है? कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम ऊंचाई से बॉल फेंकें और वो जंपिंग करना शुरू कर देती है, कहीं मार्केट भी अभी वो तो नहीं और हम खुश हो रहे होते हैं और फिर एकदम से स्लो डाउन होती है? नहीं, क्या है? एक ही वर्ड है, IMF ने हमें बैंक्रप्सी से निकाल दी है। सियासी जो है मामलात के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी कि सियासी मामलात में अगर हम देखें तो इलेक्शन की खबरें जो है वो चल रही हैं। क्या लगता है आपको, इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, और अगर होंगे उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? और जो है लोगों का मानना ये है कि जो 2024 है वो थोड़ा सा जो है टफेस्ट ईयर है पाकिस्तान के लिए, तो ज़रा सा इस पूरे हवाले से जो है थोड़ी सी आप अपनी जो है रोशनी डालें। अबाउट 2024 आप पहली एंकर हो जो समझ रही है कि 2024 विल बी द टफेस्ट, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हम अब एक साल में टर्न अराउंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने का है। अभी भी हमारे ऊपर मसाइल हैं। वो एक जोक में हमेशा क्या खोया क्या पाया में पूछते हैं लोग, तो मैं वो जोक करता था पहले कि खोया खाने वाला और पाया खा गया कोई। लेकिन अब ये जोक इसलिए कि खोया इकोनॉमी है 2023 में, और जो पाया है वो इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा कर्ज है कि भाई रात को नींद नहीं आती है कि कर्ज उतरेगा कैसे। और अभी हम और कर्ज लेने के हैं ताकि बैलेंस ऑफ हो जाए हमारी इकोनॉमी। अब आप देखें कि हमारी मार्केट जो है वो चलनी शुरू कब हुई, जब IMF से पहला ट्रांचे मिला, तो ये लगा कि भाई अब हम निगोशिएशन और इकोनॉमी को बेल्ट पर लाने की कोशिश करेंगे। अभी कोशिश शुरू हुई है, फिर अब ये सर पर खड़ा है इलेक्शन। वो आप अश्योर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को ही होंगे। इंडिकेशन सब आ गई हैं, जो फैसले होने के थे हो चुके हैं। और अभी मोमेंटम भी शुरू हो रहा है। इलेक्टेबल्स के वो अपने अपने एरिया में जा रहे हैं, कन्विंस करने जा रहे हैं, जलसे करने शुरू हो गए हैं। तो इलेक्शन तो हो रहे हैं। इलेक्शन का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर रोज़ इसी तरह की स्विंग पे होगा कि 400-500 पॉइंट बढ़ेंगे, अचानक कोई खबर आएगी तो इलेक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो नीचे चली जाएगी। इसी एरिया में डायरेक्शन लेस रहेगी 8 फरवरी तक। बाकी अगर आप बाकी इंडिकेटर्स, बाकी वेरिएबल्स देखें तो वो सब अच्छी की तरफ इंडिकेशन है। इंटरेस्ट रेट कम की बातें शुरू हो गई हैं, सर्कुलर डेट की बातें शुरू हुई हैं कि भाई सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न के शेयर जो हैं वो शिफ्ट कर दो PSO को, यानी 100 अरब रुपए का फर्क आ जाएगा। ये एक दूसरे के जो गले पकड़े हुए हैं वो कमी होगी, गर्दन थोड़ी सांस आएंगी एक सबको, तो वो होगा। फिर अभी इंटरेस्ट रेट का नीचे आने की इंडिकेशनें भी आनी शुरू हो गई हैं T-बिल्स में और दूसरे यील्ड्स में, तो वो एक किस्म का अच्छी साइन होगी। फिर कुवैत, UAE, सऊदिया, कतर, बहरीन, इनको भी समझ आ गया कि इतनी बड़ी मार्केट है 25 करोड़ आवाम की, तो उसमें एंट्री मार के यहीं पर अगर कोई रिफाइनरी डालते हैं, यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन डालते हैं, यहीं पर अपना खाम माल आगे भी बेचते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो उनकी नज़र अब चाइना तक की होगी कि भाई यहाँ से माल, जैसे चाइना गवादर को यूज़ करेगा तो इस तरह गवादर को ये यूज़ करके ये चाइना की तरफ भी माल भेज सकते हैं। तो ये अभी काम शुरू होंगे, लेकिन इससे फौरन टर्न अराउंड नहीं होगा। 2% के GDP पर कोई आप जॉब नहीं क्रिएट कर सकते।
हर साल 15-17 लाख बच्चा नया आता है मार्केट के अंदर जिसको जॉब देनी ज़रूरी है, वो 3 साल से नहीं मिल रही है उनको। यानी एक पूल ऑफ 50 लाख एजुकेटेड हैं पर जॉबलेस हैं, बगैर हैं। वो हम किस तरह करते थे कि 7-8% की जीडीपी जब चलती थी तो फैक्ट्रियां लगती थी, एक्सपेंशन में फैक्ट्रियां जाती थी। अब जो हमने टॉप 25 अवार्ड्स अभी किया, तो जो टॉप 25 अवार्ड लेने की कंपनियां हैं वो उस टाइम डेवलप हुई थी जब 25 से 30 रुपए का डॉलर था। आज उनकी सब्सटीट्यूशन भी 300 रुपए के अराउंड में नहीं हो सकती है। और मेरे साथ ही काफ़ी बैठे थे तो मैंने हर एक से पूछा, किसी का 25 रुपए डॉलर था तब उसकी डेवलप हुई है, कोई 32 रुपए पर हुआ है। यहाँ तो ये हाल हो गया है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट को अपील कर रहे थे कि भाई हमें फैक्ट्रियां लगाने दो, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के पास डॉलर थे ही नहीं लास्ट ईयर। इस दफ़ा भी अभी भी हमारा एक, आपने IMF का वो देखा होगा कि एक शिक ये भी है कि इंपोर्ट अपना नॉर्मल करो। ये इन्होंने रखा इसलिए कि इनको भी माल बेचना है, इनको भी दिखाना है कि भाई ये बिजनेस एज यूजुअल हो गया है, पाकिस्तान अपने उस पर आ रहा है। उससे क्या इम्पैक्ट डॉलर का पड़ेगा वो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है कि अगर हमने इंपोर्ट खोला तो कितना फ़र्क आएगा, क्या हम 300 से ऊपर दोबारा जंप करेंगे। ये गुड गवर्नेंस हो गई, लेकिन अब हमको इंपोर्ट तो करना है ना एसेंशियल आइटम्स, तो एसेंशियल आइटम्स के लिए भी 2024 बड़ा तकलीफ दे होगा। ओवरऑल ये है सिचुएशन कि ये इलेक्शन हो जाए, इसके बाद आपको इकोनॉमी में फिर थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट नजर आएगी।